Bismillahirrahmanirrahim. Static techniques of cost estimation is today's topic. In previous lecture, we had discussed some generic techniques of cost estimation of a project. इस लेक्चर में हमने कुछ स्टैटिक टेक्निक्स को देखना है कि कॉस्ट एस्टिमेशन की स्टैटिक टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और वो किस तरह से यूज की जा सकती हैं. स्टैटिक मॉडल्स जो हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करते हुए बिल्ड किए जाते हैं. अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स की टर्म है, वाइडली यूज होती है रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी. हमने जो डिफरेंट चीज़ों में रिसर्च या हमने एनालिसिस करना होता है डेटा का, उसके लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस बहुत कॉमनली यूज करते हैं. जो स्टैटिक मॉडल्स हैं उनके ये जो बेसिस है यानी उन मॉडल्स को डिफाइन करने की, वो रिग्रेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करते हुए. अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? It's a set of statistical processes for the estimation of the relationships between a dependent variable and independent variable. Multiple variables का आपस में क्या relationship हो सकता है? Regression analysis जो है वो इस चीज को indicate करता है. और ये यूज क्यों होता है? इसलिए यूज होता है बेसिकली ताकि हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकें या फोरकास्टिंग करनी हो वो फोरकास्टिंग कर सकें. यानी हमारे पास अगर गिवन डाटा मौजूद हो तो उसको यूज करते हुए हम प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग कर सकें. अब ये आपको इस किस्म का एक जो ये ग्राफ नजर आ रहा है, ये हमारे पास ये जो लाइन है ये इंडिकेट करी कि हमारा ट्रेंड किस तरफ जा रहा है. अब ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स जो हमने प्लॉट किए हैं. अब पर्पस क्या है रिग्रेशन एनालिसिस टाइप के मॉडल्स यूज करने का? वो ये है कि हमारे पास जो प्रीवियस डेटा होता है, प्रोजेक्ट्स जो हमने कंप्लीट किए होते हैं, कितने टाइम में कंप्लीट किए होते हैं, उनको यूज करते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकें, हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकें कि जो आने वाला जो प्रोजेक्ट जो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया वो कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है. दैट इज द मेन पर्पस. ठीक है. सो इस किस्म का जो ये जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो हैं, स्टैटिक मॉडल्स जो हैं रिग्रेशन पे बेस करते हुए एस्टिमेशन के, उसमें एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं ये कुछ. हमारे पास इक्वेशन एक आ गई है, C इज इक्वल्स टू सिग्मा C इंटू एक्स. अब C क्या है हमारे पास? रिग्रेशन कॉफिशिएंट है. X क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट या प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स हैं. यानी हमारा जो प्रोडक्ट या प्रोसेस है उसकी कितने प्रोसेस हैं या उनके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, हम वो ले लेंगे और उसको जो अपना कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. कॉफिशिएंट की वैल्यू जो है हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हमारे पास प्रीवियसली इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कितना टाइम लेते थे कंप्लीट होने में, इनिशियल वैल्यू और उस स्पेशल सर्कमस्टांस के लिए वो वैल्यू जो हम ले लेंगे, उसको सबमिशन कर लेंगे और इसमें जो कॉफिशिएंट है बेसिक वाला उसको ऐड कर देंगे. तो इस तरह से हम एफर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स. अच्छा, उसके बाद एक और जो स्टैटिक मेथड है वो है हाल्स्टेड्स सॉफ्टवेयर साइंस. हाल्स्टेड जो है एक साइंटिस्ट जिसने ये इक्वेशन जो है प्रपोज की है. एक मेथड है. इस मेथड को यूज किया जाता है जब हमने एक प्रोग्राम के मॉड्यूल की कम्प्लेक्सिटी को मेजर करना हो, और वो मेजर करना भी हमने सिर्फ सोर्स कोड से हो. यानी हमारे पास जो मेथड है टू मेजर द प्रोग्राम या मॉड्यूल्स कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द सोर्स कोड, उसके लिए हम हाल्स्टेड सॉफ्टवेयर साइंस की जो इक्वेशन है उसको यूज करते हैं. इसका एम्फेसिस क्या होता है कि हमने कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी किसी भी प्रोग्राम की. सो यूज ये किया जाता है टू फाइंड आउट द कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. अब अगर आप ये जो कॉन्सेप्ट है रिकॉल करें, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, क्या होते हैं? कौन बताएगा? ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स क्या होते हैं किसी भी प्रोग्राम में? एग्जांपल के साथ कौन बताएगा प्लीज? मैम ऑपरेटर जो होते हैं, जैसा कि जो प्लस माइनस हाँ जी, के जो हम कर रहे थे वो जी ऑपरेटर जी, हो गए. ठीक है, ऑपरेंड जिन पे हमने परफॉर्म करवाना होता है, जैसे कोई ए प्लस बी प्लस सी. बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. सो जो हाल्स्टेड का जो इक्वेशन होगी वो क्या करेगी? आपके ऑपरेटर्स, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स और नंबर ऑफ ऑपरेंड्स को यूज करते हुए ये बताएगी जो आपने सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम लिखा है इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है. इसलिए यूज किया जाता है.
ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड क्यों करनी है? कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम फाइंड कर ले तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको हमें कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है, हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, इसलिए यूज किया जाता है। लेकिन ये जो मेथड ऐसे कुछ कंसर्न्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड हैं, यानी कुछ ड्रॉबैक्स आप समझ लें। वो ड्रॉबैक्स क्या है जी? हमें कुछ एजम्पशंस करनी पड़ती हैं, हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती हैं। वो क्या है कि कंप्लीट एल्गोरिथम जो है वो एग्जिस्ट करता है। जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसमें जो हमने एक फंक्शन यूज करना है उसका कंप्लीट एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर रहा है। समटाइम एग्जिस्ट नहीं भी करता, लेकिन हम हाल्स्टेड अगर हमें यूज करना है मेथड एफर्ट एस्टिमेशन का, उसमें हमें ये जूम करना पड़ता है कि कंप्लीट एल्गोरिथम जो है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये कि जी प्रोग्रामर जो है वो अकेला काम कर रहा है, प्रोग्रामर किसी और पर्सन पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसको किसी और पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, डाटा नहीं मिलना है, उसे कोई डायग्राम्स नहीं लेनी है। हम एक किस्म का ये एजम्पशन पे ये पूरी की पूरी इक्वेशन काम करती है कि शायद प्रोग्रामर ही अकेला ऑल इन ऑल है, वही बॉस है अपना, वही सब कुछ है, उसी अकेले ने काम करना है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एनी हाउ, और थर्ड जो एजम्पशन है वो ये कि जी प्रोग्रामर नोज व्हाट टू डू। समटाइम प्रोग्रामर्स आर नॉट क्लियर अबाउट द थिंग्स, सो उस सूरत हाल में ये इक्वेशन जो है वो प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाएगी। और जो फोर्थ चीज है इसकी वो ये है कि इट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स, यानी कैपिटल एन की वैल्यू क्या है? हमारे ऑपरेटर्स हैं, कितने हैं वो? एक हैं, दो हैं, 10 हैं, 100 हैं, कितने हैं? और ऑपरेंड्स जो है यूज होंगे उस प्रोग्राम में या उसमें उस सिनेरियो में, वो कितने हैं? वो स्मॉल एन है। सो ये इन एजम्पशंस की बेस के ऊपर जो है हमारा हाल्स्टेड की जो इक्वेशन है वो वर्क करती है। अब इक्वेशन है क्या? इक्वेशन ये है कि जी E is equals to n square into log of binary n divided by 4, ये इक्वेशन है। अब इसमें कैपिटल N हमने क्या डिस्कस किया था? कैपिटल N क्या था? यूनिक ऑपरेटर्स था, और स्मॉल n क्या था? ऑपरेंड्स था। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए भी फर्दर हमारे पास इक्वेशंस है। टू कंप्यूट n हमारे पास k इंटू एस है, जबकि k हमारे पास क्या है? एवरेज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स पर लाइन ऑफ कोड। एक लाइन ऑफ कोड में कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आ रहे हैं, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। और इस सूरत हाल में हमें ये पता है कि के जो है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होगी। दिस मीन्स कि अगर आप कोई प्रोग्राम, आप कोई सॉफ्टवेयर C# में बना रहे हैं, उसमें शायद नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एक सिंगल लाइन पे लेट्स से कि अगर 4 या 5 आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मे बी अगर आप जावा में उसी प्रोग्राम को बनाए तो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स डिफरेंट आएंगे। इसका मतलब है अगर के डिफरेंट हो रहा है तो एन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अगर एन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो क्या हो रहा है? ओवरऑल एफर्ट डिफरेंट हो रही है। तो ये इस तरह से जो है इनकी आपस में लिंक बन रहा है। तो कुछ हमारे पास कंसर्न्स जो हैं वो इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं जी हमारी एस्टिमेशन 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लैंग्वेज पे डिपेंडेंसी आ जाती है और प्रोग्रामिंग स्टाइल पे डिपेंडेंसी आ जाती है। इसलिए हम एक एस्टिमेट जो निकालते हैं किसी भी एफर्ट का या कॉस्ट का, वो एक 100% एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं हो सकता, लेकिन इट शुड बी क्लोजर टू द एक्यूरेट एस्टिमेट। ठीक है। इस तरह से n की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हम जो है वो ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक और मॉडल है वो वाटसन और फिलिक्स मॉडल है। अब वाटसन और फिलिक्स मॉडल जो है उसकी इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है? इसमें हमारे पास कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं। फिक्स्ड वैल्यूज क्या है? 5.25 को मल्टीप्लाई करना है आपने s के साथ, और ये हमारे पास एस जो है हमारे पास कंपोजिट प्रोडक्टिविटी फैक्टर है। ये इक्वेशन आपने एज इट इज लिखनी है। एस की वैल्यू प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है वो वेरी करेगी और चेंज होगी। अब जो एक और मॉडल है हमारे पास वो है बेली और बासली मॉडल। बेली और बासली मॉडल जो है ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। इसका पर्पस क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एस्टिमेशन है वो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर या जो उसका एस्टिमेट है हम उसको कम से कम करें। उसकी इसमें जो एरर की पॉसिबिलिटी है उसको भी कंसिडर किया जाता है कि आप जो एस्टिमेट लगा रहे हैं, आप जो एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ, जैसे हमने कहा था एक्यूरेट 100% एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता, एरर के चांसेस मौजूद हैं। तो ये जो बेली एंड बासली मॉडल है ये इसका मेन पर्पस क्या है कि ये कोशिश करता है कि उस एरर एस्टिमेट को भी जो है कवर करके हम एक ज्यादा एक्यूरेट वे में एक एस्टिमेट दे सकें। होता क्या है कि हमारे पास मेन इक्वेशन जो है वो ये है, ई हैश 5.5 प्लस 0.73 इंटू एस 1.6।
अब ये हमारे पास एक एडजस्टेड एफर्ट है। अब ये निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस और हैं। वो दो इक्वेशंस कौन सी हैं? सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एडजस्ट करने पड़ेगा इनिशियल एस्टिमेट। हमारे पास दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही है, एक हमारे पास इनिशियल एस्टिमेट है, दूसरा हमारे पास प्रेडिक्टेड एफर्ट है। ठीक है, तो दो चीजें हैं। प्रेडिक्टेड एफर्ट ये है, इनिशियल एस्टिमेट हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। वो कह रहा है कि R इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई E हैश, यानी एक्चुअल एफर्ट जो है उसको डिवाइड करें प्रेडिक्टेड एफर्ट से। E हमारे पास क्या है, एक्चुअल एफर्ट, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं प्रेडिक्टेड एफर्ट से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R की। उसके बाद हम ER जो है यानी एफर्ट एडजस्टमेंट जो है उसको डिफाइन करेंगे। ये हो जाएगी R-1। R-1 कब होगी, जब हमारे पास R की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी है। और ये फॉर्मूला ये देगी अगर वैल्यू जो है R की 1 से छोटी है। अगर हमारे पास इस इक्वेशन से R की जो वैल्यू आ रही है वो लेट से 2 आ रही है, तो हम ER कैसे फाइंड करेंगे, R-1, 2-1 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हमारे पास ये जो R की वैल्यू है हमारे पास लेट से ये आ गई 0.5, नाउ 0.5 इज लेस देन R, तो उस सूरत हाल में हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए एफर्ट एडजस्टमेंट फाइंड करते हैं। और फिर ये जो एफर्ट एडजस्टमेंट है इसको हम इस फॉर्मूला में यूज करते हैं, और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ओवरऑल एफर्ट जो है उसको फाइंड करते हैं। हम कहते हैं कि 1 प्लस ER, या इसकी जो वैल्यू आपने निकाली है 1 निकाली होगी या मे बी 0.5 निकाली होगी, उसको निकाल के हम इसमें यानी 1 प्लस ये कर देंगे, इसको E से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये उसको सूरत हाल में जब हमारे पास वैल्यू 1 या 1 से बड़ी थी, और अगर जो 0.5 वाली वैल्यू आई थी हमारे पास, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हम E को ऊपर रख रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, और इस फैक्टर को इस डिनोमिनेटर में रख रहे हैं और यूज कर रहे हैं। सो ये हमारे पास इफ कंडीशंस को यूज करते हुए हम एफर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारे पास दो तरह की चीजें हमें चाहिए थी। हमारे पास एफर्ट, हमें एक्चुअल एफर्ट चाहिए थी और प्रेडिक्टेड एफर्ट चाहिए थी R की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो वो वैल्यूज फाइंड करने के बाद हमने फिर उस जो R की वैल्यू है उसको रखा है एफर्ट एडजस्टमेंट में। एफर्ट एडजस्टमेंट में पुट करने के बाद हमने इस वैल्यू को फर्दर इस फॉर्मूला के अंदर रखा है जो कि इनिशियल एफर्ट एस्टिमेट है हमारा। इस तरह से हमने इनिशियल एफर्ट एस्टिमेट जो है वो अपना निकाला है। अब इस इक्वेशन का या इस मॉडल का फायदा क्या है? इस मॉडल का फायदा ये है कि आपके पास जो चांसेस ऑफ एरर थे, और ये चांस ये थे कि हमारी एक्यूरेसी जो 100% ना हो, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, हम उसको जो है वो उससे बच सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल भी एक हमारे पास इसी स्टैटिक मॉडल की उसमें आ जाता है। हम कोकोमो मॉडल को आज डिटेल से स्टडी नहीं करें, लेकिन जस्ट हमने ये इंडिकेट कर दी कि ये मॉडल भी जो है वो इस टेक्निक में इन टेक्निक्स में स्टैटिक टेक्निक में एग्जिस्ट करता है। हम एक सेपरेट लेक्चर जो है वो डेडिकेट करेंगे कोकोमो मॉडल के लिए, उसमें हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके डिफरेंट मॉड्स हैं कोकोमो मॉडल के, ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच्ड है और एम्बेडेड है। और डिपेंडिंग अपॉन द मॉड आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉड यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं इस कोकोमो मॉडल के अंदर, उसके वैल्यूज डिफर कर रही हैं। और इसमें फर्दर दो टाइप्स भी आती हैं, बेसिक मॉडल है या इंटरमीडिएट मॉडल है। अब ये जो चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी बेस पे आप डिफाइन करते हैं कि आपका मॉडल चाहे बेसिक होगा यूज करेंगे या इंटरमीडिएट यूज करेंगे, ऑर्गेनिक यूज करेंगे या सेमी डिटैच यूज करेंगे। तो इसकी डिटेल भी हम जो है वो एक डेडिकेटेड लेक्चर में तफसील से देख लेंगे। फिलहाल के लिए हम ये याद रखते हैं कि कोकोमो मॉडल भी एक स्टैटिक मॉडल है जो यूज होता है एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट्स थी आज के लेक्चर की, और इसके अलावा लेक्चर हमारा यहीं पे स्टॉप हो रहा है। कोई क्वेश्चन तो आप प्लीज पूछें।